सभी को नमस्कार। जैसा कि पता है हम सभी को कि इस जो ऑनलाइन प्रशिक्षण हो रही है यह सीबीएसई के द्वारा इन हाउस ट्रेनिंग के पर्पज से हो रही है। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमारे यहाँ के रिसोर्स पर्सन महोदया हैं श्रीमती सीमा कुमारी श्रीवास्तव। जी हाँ, आज इनके द्वारा जो विषय का संपादन होना है वह विषय है एनवायरमेंटल स्टडीज इन प्रैक्टिस। तो विलंब न करते हुए, चूंकि समय हो चला है, तो विलंब न करते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय रिसोर्स पर्सन महोदया से कि अपना विषय लेने का कष्ट करें। सभी पार्टिसिपेंट्स को इस इन हाउस ट्रेनिंग सेशन में सबका स्वागत है, सबको नमस्कार है। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा जो विषय है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज इन प्रैक्टिस। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज इन प्रैक्टिस को शुरू करने के पहले हम लोग विचार करेंगे कि वाकई इन्वायरमेंटल स्टडीज है क्या, ईवीएस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईवीएस कहते हैं। तो है क्या इन्वायरमेंटल स्टडीज में, हम क्या हमें जानना है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या उद्देश्य है, और हमें अपने प्राइमरी लेवल में यानी प्राथमिक स्तर पर इन्वायरमेंटल स्टडीज को कैसे हमें पढ़ाना है। तो इसकी जो कंटेंट है, इसकी रूपरेखा क्या होगी, इसके सामग्री की रूपरेखा क्या होगी, और पर्यावरण अध्ययन क्या है, किस रूप में प्राथमिक स्तर पर इसे पढ़ाया जाए, इस पर विचार करना है। साथ ही एक्चुअली पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडी, व्हाट इज एनवायरमेंटल स्टडी एंड हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड इनटू द क्लासरूम एंड व्हाई, क्यों इसे पढ़ा, क्यों प्राथमिक लेवल पर ईवीएस नाम दिया गया। तो इस सब की चर्चा हम करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो पर्यावरण अध्ययन एक्चुअली परिवेश के सामाजिक और भौतिक प्राकृतिक घटकों की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। वास्तव में ये घटक मिलकर ही हमारे संपूर्ण परिवेश का निर्माण करते हैं। अतः जब हम अपने परिवेश अर्थात अपने इर्द गिर्द उपस्थित सामाजिक, भौतिक एवं प्राकृतिक घटकों को समझने का प्रयास करते हैं तो वही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। एक्चुअली ये जो पर्यावरण शब्द जो है ये एक फ्रेंच शब्द से उत्पन्न हुआ है, वो फ्रेंच शब्द है एनवायरनमेंट, जिसका मतलब है पूरा परिवेश। और वाकई ये पूरा परिवेश ही हमारा पर्यावरण है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडी। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न विषयों, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं का उपयोग करते हुए प्राथमिक कक्षाओं में इसकी आधारभूमि तैयार की जाती है। इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो पर्यावरण अध्ययन बच्चों को यह समझ प्रदान करता है कि हम किस प्रकार भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप करते हैं तथा उसके द्वारा हम प्रभावित होते हैं। पर्यावरण अध्ययन की जो नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005 में इस पर्यावरण अध्ययन को एक मुख्य बिंदु बनाया गया है और प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस सब्जेक्ट को लागू किया गया है ताकि पाठ्यक्रम पर से बोझ को घटाने पर यह बल देता है। मतलब कि पर्यावरण अध्ययन ईवीएस पाठ्यक्रम के बोझ को घटाने में मदद करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, पर्यावरण शिक्षण जो है वो टीचिंग लर्निंग को सरल एवं सुविधाजनक बनाने में सहायक होता है। इसके अध्ययन से बच्चे गहनता से सोचते हैं एवं समझते हैं तथा अनुभवों का विश्लेषण करते हैं। वाकई में संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की मानसिक, भावनात्मक, सृजनात्मक, सामाजिक, शारीरिक इत्यादि क्षमताओं का विकास करना है। यह सिर्फ कक्षाओं में रट्टा मारकर पढ़ाने से नहीं होता, बल्कि पर्यावरण के साथ जुड़ाव तथा अनुभव से होता है। अपने शुरुआती वर्षों में बच्चों के ऐसे अनुभव उन्हें बड़े होकर लोकतांत्रिक देश के अच्छे नागरिक बनने में सहायता करते हैं। यह बच्चों को कक्षा में सकारात्मक माहौल प्रदान करता है तथा सीखने के लिए प्रेरित करता है। हम अपने अस्तित्व एवं जीवन की निरंतरता के लिए, कंटिन्यूटी के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। इस संदर्भ में
प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण करें। ऐसा करने के लिए इस बात की समझ अत्यंत आवश्यक है कि हमारे पर्यावरण की संरचना क्या है तथा इसका महत्व क्या है। पर्यावरण अध्ययन इसमें सहायक होता है। तो प्राथमिक कक्षाओं में इसको पढ़ाने से बच्चों को अपने पर्यावरण, उनके आसपास के पूरे परिवेश के साथ किस प्रकार जुड़ना है, ये हम पढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में हाथों से काम करने के महत्व को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन के मुख्य केंद्र बिंदुओं में से एक है बच्चों को वास्तविक संसार जिसमें वो रहता है उससे परिचित कराया जाए। पर्यावरण अध्ययन की परिस्थितियां तथा अनुभव उन्हें अपने प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिवेश की छानबीन करने तथा जोड़ने में सहायता करते हैं। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पर्यावरण में होने वाली घटनाओं एवं क्रियाकलापों के बारे में अपनी समाज का विकास करने में सहायता करता है। इसके द्वारा इन्हें सीखने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार के अनुभव बच्चों में सामूहिक कौशलों का विकास करने में सहायता करते हैं। ये सारी बातें भी पर्यावरण अध्ययन का महत्व कि पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई करने से क्या हमें फायदा है, आगे उसका क्या महत्व है। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज। व्हाट इज द कंसेप्ट? पर्यावरण शिक्षा एक्चुअली एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अतः प्राथमिक स्तर से यानी प्राइमरी स्टेज से इसका शिक्षण आवश्यक है। बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच में संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने हेतु परिवार से शुरुआत कर पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ाना है। अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभवों के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की समझ प्राप्ति की ओर अग्रसर कराना है। तो पर्यावरण अध्ययन के विषय में तो पूरी तरह से सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का ध्येय मात्र ज्ञान अर्जन ही नहीं बल्कि इससे जुड़े सामाजिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर एक संपूर्ण रूप से समझ बनाते हुए आवश्यक कौशलों के विकास द्वारा पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करना भी है। राष्ट्रीय पाठचर्या की 2005 में बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ने का समर्थन करती है। पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का समावेश है। यह इन विषयों के सार को संकलित करके प्राकृतिक वातावरण तथा उनके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तत्वों की पारस्परिक क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से समझने तथा संचालित करने में सहायता करता है। अब जैसे विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे जैसे लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दे, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार इत्यादि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने की क्षमता का विकास कराना, ताकि उनमें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए सम्मान विकसित। ये हम अपनी प्राथमिक कक्षाओं में बेस तैयार कर सकते हैं ईवीएस के माध्यम से। उन्हें इस योग बनाने की समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों संबंधी मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके। पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, प्रदूषण क्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है, इन प्रश्नों के उत्तर की भी समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना आवश्यक है। तो पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास करने हेतु पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य अवलोकन, मापन और भविष्यवाणी करने के कौशलों का विकास करना है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा बच्चों की बहुत सारी खोज करने की प्रवृत्ति, कौशल एवं अवधारणाओं को विकसित करने के लिए आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन अपने परिवेश के सामाजिक और बौद्धिक घटकों की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। इसके सामाजिक घटक संस्कृति, भाषा, मूल्य दर्शन और भौतिक घटक क्या है, तो हवा, पानी, जंगल इत्यादि। तो इन सब सारी चीजों को एक इंटीग्रेटेड रूप में एक जगह एकीकृत करके ईवीएस के पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है और ये प्राथमिक कक्षाओं में इसे पढ़ाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में
अभ्यास एवं गतिविधियों को इकाई के अंत में उपलब्ध कराना चाहिए। बच्चे अपने आसपास के परिवेश, माहौल आदि की चर्चा करते हैं। एक पर्यावरण शिक्षक के रूप में हम लोगों को उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए तथा उन्हें सम्मान देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में छात्रों के वास्तविक जीवन को पाठ्य पुस्तक से जोड़कर शिक्षा प्रदान करना ही सबसे प्रभावशाली शिक्षा है। उदाहरण के लिए ईवीएस के पुस्तक में रेल टिकट की तस्वीर शामिल करके उसकी वास्तविक सूचना देना। तो उसे रेल टिकट है तो ट्रैवलिंग में किस प्रकार रेल टिकट कैसे कटाते हैं, रेल टिकट कैसा दिखता है, क्या होता है, इसकी जानकारी बच्चों को वास्तविक रूप से देने से बच्चे उस पर ज्यादा सीखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में वर्ग पहेली को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में तर्कात्मक क्षमता, रचनात्मक क्षमता एवं जिज्ञासुपन को विकसित करना है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के अच्छे ज्ञान से शिक्षक को पर्यावरण शिक्षा को वास्तविक जीवन में जोड़कर शिक्षा दे सकता है, जो कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में ऐसा किया जाता है। अब सवाल है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस जो है वो बहुत सारे विषयों का एकीकरण है, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन जिसको ईवीएस बोलते हैं। एकीकृत उपागम एक का तात्पर्य शिक्षक के उस दृष्टिकोण से है जिसे अपनाकर अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषयों को सम्मिलित रूप से शिक्षण पर जोर दिया जाता है। अभी तक जो हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 1975, 1988, 2000 एंड 2005 में जो हमारा फ्रेमवर्क है, पाठचर्या की जो फ्रेमवर्क है, इसी बात को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि पर्यावरण की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के बचाव को केंद्र में रहकर ही राष्ट्रीय पाठचर्या के विकास की बात कही गई है। अर्थात ये संपूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हमारा पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, कैसे संरक्षित रहे। तो इसकी समझ बच्चों में प्राथमिक अवस्था में ही देनी है। पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इसमें लगभग 6 सामान्य विषयों का समावेश किया गया है। परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा और जो चीजें हम बनाते हैं और करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, परिवार, मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीजें जो हम करते हैं, ये एक यही हमारे आसपास के पूरे परिवेश में ये होता है। क्योंकि पर्यावरण जो है वो यहीं से शुरू होता है, बच्चों के परिवार से पर्यावरण शुरू होता है, उसके मित्र से शुरू होता है। तो पर्यावरण अध्ययन इस तरह से सभी विषयों को एक तरह से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सबको अपने में समाहित किए हुए हैं। उसका भौतिक वातावरण, उसका प्राकृतिक वातावरण इस प्रकार उसमें समाहित है। कुछ ऐसे शिक्षण विधियां हैं जिन्हें प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए, जैसे समग्र से आंशिक की ओर, सरल से जटिल तक, ज्ञात अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की। पर्यावरण ऐसा विषय है जो कि ऐसी अवधारणाओं से भरा हुआ है जो व्यवहारिक ज्ञान से ही बेहतर समझा जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के दौरान छात्रों की क्रियाशील रहने की आवश्यकता है। पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन राष्ट्रीय पाठचर्या समिति ने 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के पाठ्यक्रम एक रूपरेखा में सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। पहले 2 वर्ष में यानी कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा, जबकि कक्षा 3 और 4 में सामाजिक अध्ययन यानी ईवीएस और सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए अलग होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो 1-2 में पर्यावरण अध्ययन, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण, जबकि 3-4 में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान। इस तरह से एकीकृत किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 1988 में भी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के शिक्षण के लिए यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। एलसीएफ 2000 में सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। प्राथमिक स्तर 3-4 पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग विषय न बढ़ाया जाए। और वर्तमान में अभी जो चल रहा है, तो नई शिक्षा नीति भी आ गई है, उसमें भी पर्यावरण अध्ययन को उस पर बल दिया गया है।
अब देखते हैं पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है। मौसम संबंधी अनेक कारण जैसे कि तापमान, पवन दाब, वर्षा, ओला वृष्टि, हिमपात, पाला पड़ना भी पर्यावरण अध्ययन के जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आज अनेकों समस्याएं हमारे सामने प्रकट हो रही हैं, जिन्हें समझने तथा उनके निवारण हेतु मौसम विज्ञान के बारे में हमें पर्यावरण अध्ययन में पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में हम प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात आदि के कारण एवं परिणाम को समझने एवं प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के उपाय का अध्ययन करते हैं। इसमें हम वनस्पति एवं जंतु के प्रकारों एवं उनकी सुरक्षा के बारे में अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक संपदा एवं उनकी समस्याओं का संरक्षण एवं सुरक्षा, इसमें जल, मृदा, वन, खनिज, बिजली एवं परिवहन शामिल है। पर्यावरण अध्ययन का विस्तार पर्यावरण को सीखने के माध्यम की तरफ प्रयोग करने के लिए, इसको सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है, इस विषय वस्तु की व्यवस्था बच्चे के आसपास के परिचित अनुभव से शुरू होकर बाहरी अपरिचित दुनिया तक चलती है। मानव पर्यावरण संबंध पर्यावरण मुद्दों से संबंधित नीति एवं कानून का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र सिर्फ बच्चों को अपनी पर्यावरण की खोज करके समझना ही नहीं, बल्कि सकारात्मक अभिवृद्धियों, मूल्यों एवं प्रथाओं जैसा कि धरती पर जीवन की रक्षा, प्यार, अपने और दूसरों को की देखभाल, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सामूहिक अधिगम की प्रशंसा, अपनेपन का भाव, सामाजिक दायित्व, संस्कृति के महत्व को समझाने का विकास करना भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र काफी व्यापक है। पर्यावरण अध्ययन को 3 जिसे बोलते हैं व्यापक नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है। एक है पहला नियम है पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना और पर्यावरण के माध्यम से सीखना। अब है कि अभी तक हमने देखा कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अप्रिशिएट ईवीएस एज एन इंटीग्रेटेड करिकुलर एरिया एट द प्राइमरी स्टेज, relates its objective with the concept and issues included in the syllabus, locate the concept and issues in textbooks, and aware of different approaches to the Environmental studies as a curricular area. Subject from 3 to 5. Integrated perspective, that is bring together insights from science, social studies and environmental education for interrelated understanding to develop. Thematic approach, 6 themes. जैसा अभी चर्चा भी हुआ, family, friends, food, shelter, water, travel, things we make do. Syllabus B moves outwards from child's immediate surrounding, natural, social, and cultural, to wider environment, neighborhood, and community at large. Curricular expectations in EVS. As per EVS curriculum, children are expected to acquire awareness about immediate, wider surrounding or environment through lived experiences on various themes related to daily life. Nurture natural curiosity and creativity for the immediate surroundings. Develop various processes, skills through interactions with immediate surroundings. Develop sensitivity for the natural, physical, and human resources in the immediate environment. Point out or raise issues related to equality, justice, and respect for human dignity and rights. तो EVS का जो एक्सपेक्टेशंस है, करिकुलर का यानी जो हम पढ़ाएंगे EVS में, उसका क्या आउटकम्स क्या निकलेगा, उसका क्यों पढ़ाना है, वो इन सब पॉइंट्स में आप इसको देख रहे हैं कि
इसकी समझ बचपन से ही, यानी जो प्राथमिक स्तर से ही उत्पन्न हो, कि बच्चे जब बड़े हों तो देश की एक ऐसे नागरिक बन पाए जहां उनके अंदर अपने इन्वायरमेंट में होने वाले इश्यूज, जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी उनके आसपास घटित होता है, उस पर वो बात कर सकें। सामाजिक समानता पर, न्याय पर, ह्यूमन डिग्निटी पर, मानव अधिकार पर, उन सभी चीजों पर वो बात कर सके। तो ये सारे करिकुलर एक्सपेक्टेशंस हैं ईवीएस में। अब है कि सारी बातें ठीक है कि ईवीएस को पढ़ाना चाहिए प्राइमरी स्टेज पर, और हमारे शिक्षा नीतियों में इसे लागू भी किया गया, और हम देखते भी हैं कि हमारे प्राथमिक स्तर पर 1 से 2 में मैथ और लैंग्वेज के साथ ईवीएस को जोड़ा गया है। 3-4 में भी ईवीएस की जो बुक्स है उसमें इसी सब की चर्चा होती है, पानी, फैमिली, रिलेशनशिप, हमारा सराउंडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेज, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, इन सब की पढ़ाई होती है। तो अब है यहाँ पर, लेट अस नाउ रिफ्लेक्ट, व्हाट पेडागोजी डू आई फॉलो इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस। अब सवाल उठता है कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में किस तरह की पेडागोजी को, शिक्षा शास्त्रीय आयाम क्या होगा, और किस तरह की पेडागोजी को फॉलो करेंगे। एंड सेकेंड वन, व्हाट रिसोर्सेज डू आई यूज, हम कौन सा रिसोर्स यूज करें अपने ईवीएस की क्लास में। हाउ डू आई गो अबाउट इन असेसिंग द लर्निंग, और किस प्रकार जो हमने उन्हें सिखाया है उसका असेसमेंट कैसे करें, उसके लर्निंग का असेसमेंट करें, आकलन कैसे करें। एंड व्हाट स्ट्रेटजी डू आई अडॉप्ट टू मेक माई क्लास इंक्लूसिव, और कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी, कौन सा ऐसा विधि कहे अपनाएं जिससे हमारा क्लास पर्यावरण पढ़ाने जब हम जिस कक्षा में गए हैं, जिस क्लास में गए हैं, वो इंक्लूसिव बन सके, समावेशी बन सके। तो उस पर चर्चा करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कुछ शिक्षण विधियां हैं। शिक्षण विधियां यानी कि द टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या क्या है। तो विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों का सहारा लेकर पर्यावरण अध्ययन को रोचक, प्रभावशाली, बोधगम्य एवं ग्राह्य बनाया जा सकता है। किसी प्रकरण को पढ़ाते समय कहानी, कविता, पहेली, चित्र, चार्ट, वीडियो, फिल्म या प्रकरण के अनुसार विद्यार्थियों को किसी विशेष स्थान पर ले जाया जा सकता है, ताकि अधिक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करने से उसका ज्ञान स्थायी हो जाए। तो पर्यावरणीय अध्ययन के कुछ मुख्य शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं, जिसका उपयोग हम अपनी कक्षाओं में कर सकते हैं। जैसे पहला है फील्ड ट्रिप मेथड, दैट इज भ्रमण विधि। दूसरा है प्रदत्त कार्य, असाइनमेंट मेथड। थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और प्रयोग प्रदर्शन विधि। एंड द फोर्थ वन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट वन प्रोजेक्ट मेथड या प्रायोजना विधि। एंड सिक्स वन इज द हेरिस्टिक मेथड, दैट इज अन्वेषण अथवा खोज विधि। तो भ्रमण विधि या फील्ड ट्रिप विधि क्या है। तो इस विधि में विद्यार्थियों को प्रकृति के निकट ले जाया जाता है, जैसे दूरदर्शन केंद्र या रेडियो स्टेशन, पावर हाउस, बिजली घर, पार्क में ले जा सकते हैं, चिड़ियाघर, जू इत्यादि जगहों पर ले जाया जाता है। और भ्रमण से छोटे बच्चों को बहुत लाभ होता है, उन्हें कक्षा से वास्तविक संसार की ओर लाया जाता है। तो भ्रमण रोज तो नहीं ले जा सकते हैं हम अपनी क्लास को भ्रमण कराने, तो कभी कभी ले जाते हैं। तो भ्रमण ट्रिप यानी कि फील्ड ट्रिप करने से पहले हमें कुछ योजना बनानी होती है। और जरूरी नहीं है कि हम बहुत दूर लेके जाएं, अपने आसपास के क्षेत्रों में भी बच्चों को भ्रमण करा सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें भ्रमण के पहले कुछ योजना बनानी पड़ेगी। वो क्या है, सबसे पहले तो भ्रमण स्थल का चुनाव, कहाँ जाना है उसका चुनाव। उसके बाद भ्रमण की तैयारी। भ्रमण की तैयारी में क्या करना है भाई, तो भाई उसको बताना है कि हम जा रहे हैं, हमारे जाने का वहाँ क्या पर्पस है, वहाँ पे हमें क्या देखना है, ठीक है। और भ्रमण पर निकलने से पहले कुछ आवश्यक सामग्री हमें लेनी होगी, पेन, कॉपी, ड्राइंग, ये सब लेना है। और लास्ट में जब हम भ्रमण कराकर
बच्चों को लाते हैं तो उस पर्यटन का मूल्यांकन भी करना है कि आपने वहाँ क्या सीखा। साथ में कुछ सावधानियां भी बरतनी होती है कि बच्चों को मान लीजिए कि हम जू में ले जा रहे हैं, ठीक है, जू ले जा रहे हैं तो बच्चों को ये बताना होगा कि कोई भी खाने की चीज आप हाथ डाल के पिंजरे में जहाँ पर वो जीव है, कोई एनिमल है तो उसको नहीं देना है, दूर रहना है, और इन सब चीजों की सावधानी वहाँ बरतनी है। तो भ्रमण पर ले जाने से बच्चे उत्साहित भी रहेंगे और अपने वास्तविक अनुभवों से वो सीखेंगे। तो उसका मूल्यांकन, क्या सीखा उन्होंने, क्या लर्न किया, तो उसको हम लोग उसका मूल्यांकन करेंगे। और उस मूल्यांकन करने के लिए आप जो भी स्ट्रेटेजी अपनाएं, आप जो भी ग्रेडिंग सिस्टम अपनाएं या उसके अनुभवगत कथन को सुने, वो आपको प्रत्येक बच्चे से उसका एक फाइल तैयार करके रखना है। दूसरा एक जो पर्यावरण अध्ययन में एक जो दूसरी मेथोडोलॉजी है, शिक्षण विधि है, वो है प्रदत्त कार्य। प्रदत्त कार्य में असाइनमेंट, अक्सर असाइनमेंट दे दिया जाता है, बच्चे उस पर वर्क करके लाते हैं। जब एक स्टूडेंट या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अथवा होल क्लास को विशेष शिक्षक कुछ विशेष उत्तरदायित्व देते हैं, तब इस प्रकार के कार्य को प्रदत्त कार्य या असाइनमेंट कहा जाता है। और अपने टीचर उसको गाइड करते हैं कि आपको इस टॉपिक पे आपको असाइनमेंट तैयार करके लाना है और उसका क्या रूपरेखा होना चाहिए। उस आधार पर बच्चे अपने असाइनमेंट को जमा करते हैं, फिर आपको उसका मूल्यांकन और उसकी ग्रेडिंग करनी होती है। तो ये एक तरीका है कि बच्चों ने सबसे क्वेश्चन कर सकते हैं। उस असाइनमेंट जमा जब करता है तो उससे बारी बारी से उससे प्रश्न कीजिए, फिर आप उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। थर्ड वन इज द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है? प्रयोग प्रदर्शन विधि। ये है प्रयोग प्रदर्शन विधि। तो इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है, विषय वस्तु को स्पष्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें बच्चों की भी सहभागिता ली जाती है। इस विधि को बहुत ही मल्टी सेंस अप्रोच विधि भी कहा गया है। ये संवेदी शिक्षण विधि है, यानी कि जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है इसको मल्टी सेंस अप्रोच मेथड भी कहते हैं। इस विधि में विद्यार्थी देखता भी है, सुनता भी है और करके सीखता है। इससे उसका ज्ञान, उसका नॉलेज स्थायी हो जाता है और स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद जो ईवीएस में यूज की जाने वाली जो अगली विधि है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इस विधि में क्या अक्सर होता है, शॉर्ट में मैं बात करूंगी इस पे। किस विधि में मानसिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है। टीचर द्वारा विद्यार्थियों के सम्मुख समस्या प्रस्तुत की जाती है, जिसका समाधान विद्यार्थी अपने सीखे हुए नियम, सिद्धांतों एवं प्रतियों की सहायता से करते हैं। कठिनाई के स्तर का ध्यान रखकर समस्याओं का चयन किया जाता है। ये बात सबसे जो लास्ट लाइन है कि कठिनाई के स्तर का ध्यान रखकर, है ना, समस्याओं का चयन किया जाता है। तो हम चूंकि प्राथमिक कक्षाओं में भी पढ़ा रहे हैं, तो हम समस्या देते हैं बच्चों को, तो उनके स्तर का ध्यान रखना है। जैसे मान लिया हमने बच्चों को वाटर थीम दिया, इसी थीम पर कुछ समस्या है, आपको वाटर के बारे में जानकारी देनी है कि पानी की उपलब्धता कहाँ कहाँ है, कितने तरह के जल स्रोत आपके आसपास हैं। तो छोटे कक्षाओं में ये दे सकते हैं। अब छोटे कक्षाओं में हम ये नहीं दे सकते हैं कि आप वाटर का केमिकल फार्मूला लिख के लाइए, ठीक है, वाटर का केमिकल रिएक्शन दूसरे मेटल्स के साथ क्या होता है ये लिख के लाइए, नहीं दे सकते। यानी कि कठिनाई के स्तर का ध्यान रखकर समस्याओं का चयन किया जाता है और बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं और ज्ञान का अपने ज्ञान वर्धन करते हैं। तो देखिए इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं। समस्या समाधान विधि जो है उसमें कुछ स्टेप्स आते हैं। वो क्या है? विभिन्न चरण जो उसके क्या है? समस्या की उत्पत्ति एवं चयन, समस्या का परिभाषीकरण, आवश्यक प्रदत्तों एवं तथ्यों का संकलन, परिकल्पना का निर्माण एवं परीक्षण करना, सामान्यीकरण, निष्कर्षों के सतत मूल्यांकन, ये सारे मेथड्स हैं। उसके बाद है परियोजना विधि, प्रायोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, है ना। तो प्रोजेक्ट मेथड, ये मेथड
सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है। सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है। प्रयोजन क्या है भाई? तो प्रयोजन वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में संपन्न किया जाता है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इस विधि के विभिन्न सोपान क्या है? अवस्था बनाना, विषय वस्तु का चयन करना, योजना बनाना, प्रयोग को करना, प्रतिपुष्टि करना, रिपोर्ट तैयार करना, फिर मूल्यांकन करना। एक और विधि है जिसका उपयोग अक्सर देखने को मिलता है ईवीएस के शिक्षण कार्य में, वो है अन्वेषण तथा खोज विधि। इसको बोलते हैं हेरिस्टिक मेथड। इस विधि के जनक H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग है। यह शिक्षण की ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थी अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करता है। उन्हें कुछ बताया नहीं जाता, वो खुद ही खोज करते हैं। इस विधि का प्रयोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्रत्ययों एवं सिद्धांतों के प्रतिपादन में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करके हम ईवीएस के क्लास में, ईवीएस की कक्षा में हम बच्चों को टीचिंग दे सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं। अब आती है कि कौन सा रिसोर्स और कौन सी स्ट्रेटजी टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस के क्रम में किया जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रिसोर्स हैं हमारे इसके लिए, जैसा कि विभिन्न शिक्षण विधियां में हमने अभी देखी। तो टेक्स्ट बुक आपके पास सबसे बड़ा टेक्स्ट बुक है, जिसमें आपको सिलेबस के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार चैप्टर निर्धारित है। तो टेक्स्ट बुक्स है, सप्लीमेंट्री बुक्स है, कुछ सहायक बुक्स भी होते हैं। ई रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, ये सब का यूज किया जा सकता है। ये रिसोर्स है हमारे। मीडिया, फिल्म, इन्वायरमेंट सब दिखा सकते हैं। तो उस पर जो हमारा रिसोर्स यूज करेंगे तो उस पर हम लोग क्या काम दे सकते हैं? प्रोजेक्ट्स डिस्कशन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स दिखा सकते हैं, एक्सप्लोरेशन करा सकते हैं, सर्वे, इंटरेक्शन, इंटरव्यूइंग, रोल प्ले, स्टोरी टेलिंग, फील्ड विजिट, ड्राइंग एंड क्राफ्ट वर्क, क्विज, एनी अदर, जो चाहे इसमें से आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे रिसोर्सेज स्ट्रेटजीज हैं टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस के लिए। लेकिन सवाल है कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, अपनी कक्षा में आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें कौन से रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, कौन सा सप्लीमेंट्री बुक हम यूज करें, या कौन सा वीडियो, फिल्म या कुछ चार्ट मॉडल दिखाएं, इसकी तैयारी हमें पूर्व से करनी पड़ेगी और तब इसका फायदा हमें मिलेगा। तो जैसे कुछ आइडियाज हैं, प्रोजेक्ट मान लिए प्रोजेक्ट्स कराना है, मान लीजिए वाटर लेशन है, हमारा थीम वाटर, तो क्या प्रोजेक्ट हम उस पर दे सकते हैं? फाइंड आउट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एट द टाइम ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, कंपेयर इट विद द प्रेजेंट सिचुएशन। देखिए, तो वाटर थीम है, तो वाटर, अब हम मान लिए कि वाटर चैप्टर है, चैप्टर निकाला हमने और वाटर कहाँ कहाँ मिलता है हम अपना बोलना शुरू कर दिए, समझाना शुरू कर दिए। ये नहीं, ये तो है, पहले बच्चों से उस पर बात होनी चाहिए कि वाटर एट द टाइम ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के समय में, आपके पेरेंट्स जब छोटे थे, ग्रैंड पेरेंट्स जब अपने जमाने में छोटे थे, तो उस समय वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, और बच्चों से पूछिए आज के समय की अवेलेबिलिटी क्या है, वाटर कहाँ उपलब्ध है, वाटर की क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो इस पर एक प्रोजेक्ट आप दे सकते हैं। तो बच्चे, इससे क्या होगा कि जो चाइल्ड है अपने घर में अपने एल्डर्स के साथ इंटरेक्ट होगा, उनसे बातें करेगा और उनके सिचुएशंस, उनके जमाने की बातों को नोट करेगा और आपके पास आएगा। बहुत तरह तरह के बच्चे हर परिवेश से आते हैं कक्षा में, तो हो सकता है कि उनका जो प्रोजेक्ट हो सबका अच्छा ना हो, किसी का बहुत अच्छा हो, लेकिन आपको सबको देखना है, बारी बारी से सबको मौका देना है, सबके बारे को अप्रिशिएट करना है, रखना है। इफ देयर इज ए लेक, अब दूसरा प्रोजेक्ट है, इफ देयर इज ए लेक, well or step well near your house or school, visit it and find out more about it. आपके आसपास अगर कोई झील है, कोई कुआं है या स्टेप वेल है, जो सीढ़ियों वाला कुआं होता है, अपने आसपास अपने
जहाँ आप रहते हैं उस गांव में हो या आसपास के क्षेत्र में हो, तो वहाँ जाइए, उसको देखिए और उसके बारे में इकट्ठा कीजिए, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। जैसे कि मान लिया वाटर है, तो वाटर अभी हम लोगों का जो सिचुएशन है, हम लोगों के शहर में एक नदी बहती है, दाहा नदी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दाहा नदी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, दाहा नदी कहाँ से उत्पन्न होती है, किन किन जगहों से होती हुई और कहाँ जाके मिलती है, इस पर प्रोजेक्ट तैयार करें। तो इस पर बात करें अपने पेरेंट्स, गैर पेरेंट्स से, और उनकी बातों को नोट करके ला सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हो सकता है। उसके अतिरिक्त वाई सम पीपल हैव वेरी लेस वाटर एंड अदर हैव इट इन प्लेंटी, डिस्कशन कीजिए क्लास में, ईच एंड एवरी का जो भी उसका टूटा फूटा जो उसका उसके अंदर जो बातें हैं वो आपके सामने आए, उसे डिस्कस कीजिए कि क्यों कुछ लोग को बहुत कम पानी मिलता है और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिलता है। Next one you can do that, what would happen if you do not get water for 2 days? क्या होगा अगर 2 दिनों तक आपको पानी नहीं मिलेगा? तो उसके एक्सपीरियंस को, उसके अनुभवों को डिस्कस कीजिए, प्रत्येक बच्चे से पूछिए, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लास जो है ईवीएस का क्लास आसान हो जाएगा, बच्चे उसमें इंटरेक्ट करेंगे, प्रत्येक बच्चा भागीदार होगा, ये क्लास हमारा इंक्लूसिव होगा। एक्सपेरिमेंट, अब एक्सपेरिमेंट की बात जहाँ तक आती है, ईवीएस में एक्सपेरिमेंट कैसे करें भाई? एक्सपेरिमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम लैब में जाएं और विज्ञान के प्रयोग करें, ये एक्सपेरिमेंट तो ऊंचे क्लासों में जो होता है, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट बतौर क्या कर सकते हैं, बच्चों को खुद ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रेरित करें। जैसे इकट्ठा करें, मान लीजिए 4 क्लास में है, पढ़ा रहे हैं ईवीएस, व्हाट फ्लोट्स, पानी में क्या तैर सकता है, क्या डूब जाता है, व्हाट डिजॉल्व्स, क्या घुल सकता है, क्या नहीं घुल सकता है। तो इस तरह एक्सपेरिमेंट वो कर सकते हैं, पानी के ग्लास को मंगाएं, आप उनसे बताएं कि इसमें कौन क्या तैरेगा, उस उन चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कीजिए, उनको डालिए पानी में, क्या फ्लोट कर रहा है, क्या डूब रहा है। ये बच्चे अपने अनुभव से उस एक्सपेरिमेंट को देख के ज़्यादा सीखेंगे और वो क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ेगी, और भी चीज़ों को डाल करके देखना चाहेंगे कि पानी में कौन कौन सी चीज़ें तैरती हैं, कौन सी चीज़ें डूब जाती हैं, क्या घुल सकता है, क्या नहीं घुल सकता है। तो उन्हें इस तरह के एक्सपेरिमेंटल स्टडी से देख करके जब वो अपना प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो उनका ज्ञान लंबे समय तक उनके अंदर रहेगा। अब हम दे दिए अगर कि इसको नोट कीजिए, ये एग्जाम्पल ऑफ द substances that are float in the water and that are sink in the water, 2-4 का एग्जाम्पल हमने दे दिया, बच्चे ने रट लिया, उसने देखा है ही नहीं कि डूबेगा कि नहीं डूबेगा, छोटे क्लास की बात है, प्राथमिक लेवल की बात है। तो वो रटेगा, उसमें से एक भी भूल गया तो सारा उसका खत्म हो जाएगा। इसलिए एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को क्लास में इंगेज किया जा सकता है, जिससे उनका ज्ञानवर्धन सही से। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वे एंड इंटरव्यूज, ए सर्वे ऑफ स्कूल, नेबरहुड और वेस्टेज ऑफ वाटर। ये एक सर्वे दिया जा सकता है बच्चों में, स्कूल नेबरहुड, अपने आस पड़ोस है स्कूल में पानी का वेस्टेज, यानी पानी का जो वेस्ट हो रहा है, बेकार हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसका एक सर्वे तैयार करें कि इस जगह से पानी का बर्बादी हो रहा है, ये कर सकते हैं। आप इंटरव्यू ऑफ एनी फार्मर, आप अपने चाइल्ड से, अपने बच्चे से कक्षा में कह सकते हैं कि आपको अपने आसपास, अपने गांव में, अपने जिससे आपको परिचय, आप किसी फार्मर का एक इंटरव्यू लेके आइए कि फार्मर कैसे काम करता है, कब उठता है, खेतों को कैसे पानी पटाता है, जोतता है, वाटरिंग कैसे किया, ये सब चीजें उसके बारे में इंटरव्यू लेके आइए। मेसन क्या है, मेसन का क्या काम है, गार्डनर कैसे फुलवारी की देख रेख करता है, कैसे प्लांट लगाता है, बीज कैसे डालता है, कैसे छटाई करता है, ये इंटरव्यू कर सकते हैं, एंड एनी अदर जो आप उचित समझे। इस तरह से हम क्लास को, अपने ईवीएस के क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। रोल प्ले, अब रोल प्ले है आपके परिवार में, फैमिली वेयर फादर मदर डूइंग द हाउसहोल्ड कोर्स, गर्ल चाइल्ड हु सेज
स्टेज एट होम, इन सभी चीजों पर आप एक्टिविटी दे सकते हैं। अब है देखिए, एक्टिविटी करा सकते हैं, यहाँ लोग रिसोर्सेज देख रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग में क्या रिसोर्स यूज करके हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। एक्टिविटी है कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ वाटर। इस समय एक एक्टिविटी है, बहुत अच्छी है, ये बच्चे ज़्यादा इस पर रिएक्ट करते हैं तेजी से और खुश भी होते हैं। दैट इज लेट अस रिसाइट, सिंग और सिंग एनी फोक सॉन्ग रिलेटेड टू वाटर। पानी से रिलेटेड कोई फोक सॉन्ग हम लोग लोकगीत गवा सकते हैं बच्चों से। वेयर डिड यू लर्न दिस सॉन्ग, व्हाट वाज द ओकेजन व्हेन पीपल सैंग इट। जैसे अब बच्चों ने कोई गाना गाया, लोकगीत पानी से संबंधित कोई गाया, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपने ये गीत कहाँ से सुना है और किस ओकेजन पर, किस समय ये गीत गाया जाता है, किस अवसर पर गाया जाता है। तो इस तरह से कुछ उनका ज्ञानवर्धन होगा। आर देयर एनी स्पेसिफिक डांस रिलेटेड टू वाटर, नेम दो, ये पूछ सकते हैं क्या कोई ऐसा डांस है, कोई नृत्य है जो कि वाटर से रिलेटेड है। तो इस प्रकार क्लास को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है इस तरह की एक्टिविटीज से। फिर आप ये एक्टिविटी दे सकते हैं, व्हाट आर द फेस्टिवल्स इन योर एरिया वेयर वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। आपके क्षेत्र में क्या ऐसा कोई पर्व त्योहार है, कोई पर्व है जहाँ पर पानी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है। हाउ इज वाटर हेल्पफुल इन सेलिब्रेटिंग दैट पर्टिकुलर फेस्टिवल। उस पर्टिकुलर पर्व को, त्योहार को मनाने के लिए पानी किस प्रकार हेल्पफुल है। तो बच्चे बहुत सारी नई नई बातें आपको बताएंगे। Beside festivals, what are some other occasions, cultural practices where water is very significant, worshipped? फेस्टिवल के अतिरिक्त दूसरा ऐसा कौन सा ओकेजन है जहाँ पर कल्चरल, सांस्कृतिक प्रैक्टिस ऐसा क्या है, वेयर वाटर इज वेरी, जहाँ पर वाटर बहुत, पानी बहुत महत्वपूर्ण है, पानी की पूजा की जाती है। ऐसा ऐसी चीजों का एक्टिविटी के रूप में आप दे सकते हैं। दूसरी एक एक्टिविटी है कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ वाटर, यानी कि सांस्कृतिक महत्व वाटर का बढ़ाने के लिए हम दे सकते हैं। हैव यू सीन पीपल इमर्जिंग स्टैच्यूज और फ्लावर्स टू द वाटर, डू पीपल ऑफर ईटेबल्स टू वाटर, व्हाट आर सम अदर थिंग्स व्हिच पीपल ऑफर थ्रू इन वाटर। आपने क्या कभी मूर्तियों को विसर्जित करते, फ्लावर को विसर्जित करते देखा है? बच्चों से पूछिए उनको। और डू पीपल ऑफर ईटेबल्स, क्या कुछ लोग पानी में कुछ खाने की चीजें, मूढ़ी और दाना फेंकते हैं? क्यों फेंकते हैं? तो मछलियों को खिलाते हैं। तो कल्चरल एस्पेक्ट भी बढ़ सकता है, सांस्कृतिक जो सोच है वो वाटर के बारे में बच्चों को बढ़ेगा। डू पीपल ऑल्सो टेक ए होली डिप इन वाटर, ऐसा कौन सा समय आ जाता है जब लोग होली डिप यानी स्नान करते हैं, पवित्र स्नान इसको बोलते हैं, करते हैं? ऐसा कौन करते हैं, किस ओकेजन पे होता है, कहाँ देखा है आपने? इन सब सारे सवालों को आप उनसे कर सकते हैं। अब देखिए, इन सब बातों के अलावा आप कुछ पानी के महत्व से संबंधित ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, बच्चों से इस तरह के सीन को दिखाकर आप ये पूछ सकते हैं, हैव यू सीन ए सिचुएशन लाइक दिस। इस तरह के सिचुएशन को, इस तरह की परिस्थिति को कहीं आसपास कभी आपने देखा है? या इस अगर नहीं देखा है तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से पूछिए क्या इस तरह के सिचुएशन को उन्होंने देखा है। तो उस पर बच्चों से राय लीजिए, उनसे पूछिए कि क्या हो रहा है, इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं। तो वो खुद बताएंगे कि इसमें क्या हो रहा है भाई। तो इसमें जल की कमी से सूखा पड़ा है ना, ड्रॉट्स है, और पानी लाने के लिए ये महिला अपने सिर पर पानी का बर्तन रखकर दूर से पानी ला रही है, लाने जा रही है। तो ये इस तरह के पोस्टर या चित्रों को उनको दिखा करके उनकी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा एक यहाँ पर इस स्लाइड में देख रहे हैं हम लोग, डिस्कस अबाउट दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के बारे में बात कीजिए बच्चों से। स्कार्सिटी ऑफ वाटर है यहाँ, और एक प्लेंटी ऑफ वाटर का भी दिखा सकते हैं। कंपेयर कीजिए उन लोगों के
कठिनाइयों के बारे में बच्चों के मन में एक भाव उत्पन्न कीजिए कि देखिए कितनी कठिनाई है, पानी लेने के लिए लोग लंबी कतारों में खड़े हैं, कब उनकी बारी आएगी, तब जाके उन्हें पानी प्राप्त होगा। और दूसरे सिचुएशन में प्लेंटी ऑफ वाटर है, तो उस प्लेंटी ऑफ वाटर का हम दुरुपयोग न करें, क्योंकि आने वाले समय में पानी खत्म हो सकता है, तो इस तरह की सिचुएशन का सामना हमें भी करना पड़ सकता है। इस प्रकार हम इस तरह के बहुत सारे पोस्टर और इस तरह के चित्र दिखाकर बच्चों के अंदर पर्यावरण के प्रति, अपने आसपास के परिवेश के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं, उनमें ये अभिवृत्ति ला सकते हैं कि आने वाले समय में प्राकृतिक संरक्षण को, पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को समझें। अब स्कार्सिटी ऑफ वाटर क्या है उस पर डिस्कशन करते हैं। मेथड यूज्ड, पिक्चर रीडिंग, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर। अब दो तरह के पिक्चर को, स्लाइड को देखा गया, तो बच्चों से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर्स, व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू गेट वाटर, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल ड्यू टू वाटर शॉर्टेज, हैव यू एवर फेस्ड शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस, When and what did you do then? आपने उस समय क्या किया, क्या आपने कभी अपने घर में वाटर शॉर्टेज का सामना किया है, वाटर की कमी का, जल की कमी का सामना किया है, कब किया है, और उसके बाद आपने क्या किया। ये बच्चों से इस तरह के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। Instead of starting or explaining the reason, the teacher need to ask questions in such a way that the student share and learn from each other's responses. Encourage all the students to participate in the discussion. तो हमारा काम क्या है कक्षा में, यही है कि आप खुद से जो रीजन है जो पिक्चर में दिख रहा है उसको एक्सप्लेन ना करें, है ना, आप क्वेश्चन पूछें, छोटे छोटे टर्म में क्वेश्चंस पूछें, इस तरह से पूछें इन सच ए वे दैट स्टूडेंट्स शेयर, स्टूडेंट्स अपने मन की बात को, अपने जानकारी को आपसे शेयर करें और बताएं और सीखें भी फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के रिस्पॉन्सेस को सुने और सीखें। और एनकरेज ऑल द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। हमारा काम है कि प्रत्येक स्टूडेंट को उत्साहित करें कि आप इस मैटर पे अपने विचार रखिए, डिस्कस कीजिए और दूसरे का भी विचार सुनिए और सीखिए। अब सवाल आता है कि बहुत सारी बातें हो गई कि कक्षा में कैसे ईवीएस को पढ़ाना है, उसका आउटकम्स क्या होगा। तो सबसे पहले टीचिंग लर्निंग जो क्रिया चलती है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर बनाने, इन सभी बातों पर हमने कुछ चर्चा की। अब सवाल आता है असेसमेंट यानी आकलन। The responses given by the students need to be analyzed, keeping their construct in mind. Any unique response given by the student can be recorded, can be used further by the teacher. Teacher can record how the students are observing, reasoning, respecting each other's ideas, etc. using a checklist. तो assessment करने के लिए जो भी response जो देते हैं students, तो उसको हम लोग एनालाइज करें, ये माइंड में ध्यान में रखते हुए कि किस परिवेश से यानी किस लेवल के बच्चे हैं उससे वो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चनिंग करना है। और उसमें हो सकता है कि क्वेश्चन करने में कोई बच्चा की यूनिक सा आंसर दे, उसको नोट करना, जो कि बाद में उस यूनिक क्वेश्चन को फर्दर यूज में ला सकते हैं टीचर, उसको रिकॉर्ड कर ले। टीचर कैन रिकॉर्ड हाउ द स्टूडेंट्स आर ऑब्जर्विंग, रीजनिंग, रिस्पेक्टिंग ईच अदर। इस सब चीजों का ध्यान रखना है और एक चेक लिस्ट बनाना होगा, प्रत्येक बच्चे का अलग अलग चेक लिस्ट, इसने क्या रिस्पॉन्स लिया, उसके रीजनिंग, उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है, तब जाकर के ये तैयार होगा। और थिंक एंड शेयर। If your family received only 2 buckets of water a day, how would you prioritize the work? अब एक बच्चों के बीच में एक क्वेश्चन डाल दीजिए कि सोचो और बताओ, हमें शेयर करो कि अगर आपकी फैमिली को एक दिन में 2 बाल्टी ही पानी मिलती है, 2 buckets of water a day, how would you prioritize the works? किस वर्क को, किस काम को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे आप। इस तरह से अब यहाँ इस पिक्चर में देखिए डिफरेंट पोस्टर्स हैं यहाँ, तो वाटर के रिसोर्स इससे रिलेटेड है, इसमें वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल एंड बहुत सारे दिखाए गए लोग कहाँ से पानी को प्राप्त कर रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। तो वाटर अवेलेबिलिटी, एसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
क्वेश्चंस फॉर डिस्कशन अपॉन पिक्चर कोलाज, जो कोलाज पिक्चर का दिखाया गया है उसमें क्या क्या डिस्कसेबल है। व्हाट आर द वेज बाय विच पीपल गेट वाटर इन देयर हाउस, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम सम ऑफ दीज पीपल माइट फेस इन गेटिंग वाटर, does everyone get adequate water to drink and meet other needs, why do some people have it more and others not, do you find scarcity of water in everyone's life, or there is a selective group of people who always face water shortage? Why do some people put a pump directly in the Jal Board pipeline? Some people draw out water from the ground by deep bores well. How far it is correct? What problems would other people face due to this? Do you have any such experiences? In some regions, water has to be fetched from far. Do only women fetch water? Should only women fetch water? Do all people use the same source of water? Are there some people who are restricted from coming near to these water sources? Do such people have some separate source of water? What would happen if we had no water? Have you seen water being wasted? How? How can you avoid it? Do you use water? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के कोलाज को दिखा करके हम बच्चों से पूछ सकते हैं, उनको व्यू जान सकते हैं और फिर उस पर हम अपना व्यू यानी टीचर्स का व्यू उनको समझाते हुए उस कंटेक्स्ट को साथ में लेते हुए दे सकते हैं। इससे बच्चों में लर्निंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। ठीक है। सजेस्ट डिफरेंट वेज इन विच वाटर कैन बी सेव्ड, रीयूज्ड, रिसाइकल्ड एट स्कूल और होम। अब एक्टिविटी, अब इस वाटर थीम पर हमने अगर पढ़ाया क्लास में उस पर क्या एक्टिविटी दे, देखिए आप बच्चों से कहिए कि आप वो सारे तरीके और उपाय बताएंगे, आपको लिस्ट बना के लाना है जिससे वाटर सेव किया जा सकता है, वाटर का रीयूज किया जा सकता है या रिसाइकिल किया जा सकता है स्कूल में या घर पे। हाँ, तो यू मे प्रेजेंट योर सजेशंस इन फॉर्म ऑफ पोस्टर्स, सॉन्ग, स्किट, ड्राइंग एंड स्लोगन। आप उनसे कहिए कि आपने अपने प्रेजेंटेशन को, अपने सजेशन को सजेस्ट जो करेंगे डिफरेंट वेज इन विच वाटर कैन बी सेव्ड, उसको आप किसी पोस्टर पे बना सकते हैं, सॉन्ग के रूप में आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, स्किट बना सकते हैं या ड्राइंग बना सकते हैं, स्लोगन लिख सकते हैं। इस तरह से बच्चों में ये कैपेसिटी आएगी और वो बड़े उत्साहित होकर इस पर काम कर सकते हैं। असेसमेंट रुब्रिक फॉर सर्वे to find source of wastage of water and interview people to find the source behind it। तो सवाल है कि हमें EVS का टीचिंग लर्निंग कराना है, बच्चों ने क्या सीखा उसका असेसमेंट करना है और असेसमेंट करने के, आकलन करने के साथ उसका ग्रेडिंग भी करना है, यानी उसका दिशा या रुब्रिक्स करना है, किस पैटर्न पर आप उसको ग्रेडिंग दे रहे हैं। ठीक है, जो कि आप उसके रिपोर्ट कार्ड में मेंशन करेंगे। तो उसका बहुत सारा क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पर अलग। फिर फ्रेमिंग क्वेश्चंस आप उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसके एक्टिविटी के हिसाब से, उस क्वेश्चन के हिसाब से, ड्राइंग कंक्लूजन के हिसाब से, बहुत सारे ऐसे हम लोग ग्रेड लेकर के उसके आधार पर बच्चों का रुब्रिक दे सकते हैं। सर्वे टू फाइंड सोर्स ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर and interview people to find reason behind it. Framing questions, the teacher frame all questions for the group, frame question with support of teacher and peers, frame most questions within the group with the help of peers, recording information and report responses where no organized and very well shared come information। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुख्य उद्देश्य एनवायरमेंट स्टडीज प्रैक्टिसेस में एट प्राइमरी स्टेज सबसे बड़ी बात है कि स्कूल लेवल पर क्या हम बच्चों को देना चाहते हैं। एक इंटीग्रेटेड कोर्स है EVS, किस प्रकार उनको हम दें और कौन सा पेडागोजी का प्रयोग करें, हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इन सभी चीज़ों को और बच्चों को जो हम देना चाहते हैं उसका आउटकम क्या आया, क्या हमने जो देना चाहा, हमने जो उन्हें बताना चाहा अपने लेसन के माध्यम से, क्या बच्चों ने उसे लर्न किया और किस लेवल तक लर्न किया,
व्हाट कैन देन वी डू टू इम्प्रूव देयर लर्निंग नॉलेज, सीखने का जो प्रक्रिया है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो लिस्ट आउट द लर्निंग आउटकम्स विच माइट हैव बीन अचीव्ड थ्रू द एक्टिविटीज वी हैव डन टुडे। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो design and brief teaching learning experience in EVS to achieve one or more learning outcomes for a particular topic in class, integrating content, pedagogy and assessment, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कर सकते हैं। डिजाइनिंग ऑफ EVS रिलेशंस, अब सबसे बड़ी बात है, सारी चीजों को करने की बात अभी तक हमने करी। सबसे पहले बात है कि हम जब कक्षा में जाएंगे तो हमारे प्री प्लान होना चाहिए। डिजाइनिंग एंड EVS रिलेशन, क्लास थीम, आज किस टॉपिक पर क्लास लेना है, लर्निंग एस्पेक्ट्स क्या है, की कंसेप्ट, प्रोसेसेस की, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, व्हाट डज द चाइल्ड ऑलरेडी नो, पहले उसको जानना है, अबाउट द टॉपिक, वेयर डज द चाइल्ड कम फ्रॉम, चाइल्ड्स इंटरेस्ट क्या है, चाइल्ड स्टाइल क्या है, और लर्निंग का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्रिएटिंग लर्निंग सिचुएशंस, रिसोर्सेज नीडेड एंड असेसमेंट लर्निंग आउटकम्स। इतनी बातों को ध्यान में रखकर तभी हम एक EVS क्लास को सक्सेस बना सकते हैं। तो हम टीचर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। वो क्या है कि शिक्षक समाज का प्रतिनिधि सदस्य होता है, अतः शिक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व उसके कंधे पर है। उसका प्रत्यक्ष संपर्क सामाजिक क्षेत्र से होता है, अतः सामाजिक पर्यावरण में उत्पन्न भयावह स्थिति विकृति को कम करने में वो विशेष भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वह समाज का एक जिम्मेदार एवं संवेदनशील व्यक्ति होता है। तो शिक्षक वैज्ञानिक की भांति समस्याओं को पहचान कर उसकी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को अपने छात्रों के साथ समक्ष विश्लेषित कर सकता है तथा प्रत्येक तथ्य की तर्कपूर्ण व्याख्या कर सकता है, जिससे छात्रों का मन मस्तिष्क प्रत्यक्ष एवं सक्रिय रूप से प्रभावित होगा। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद शिक्षक एक मनोवैज्ञानिक की भांति छात्रों की संवेदना कुंठा के प्रति जागरूक होकर एक मित्र की भांति उनकी विचित्रताओं को समझकर उपयुक्त समाधान ढूंढकर उन्हें सामान्य स्थिति में ला सकता है तथा उन्हें प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास कर सकता है, जिससे वे अपनी कुंठाओं को समाज पर आरोपित न करें, वरन विद्यालय में ही उनका शोधन किया जाए एवं उन्हें एक स्वस्थ मानसिक स्थिति वाला जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके। तो इसके लिए हम शिक्षकों को बहुत सारी ऐसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कराने की आवश्यकता होती है। उसका बहुत सारा जिक्र हमने किया भी है। तो पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा शिक्षक पर्यावरण चेतना को विकसित करने हेतु पर्याप्त भूमिका निभा सकता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत छात्रों द्वारा ऐसी क्रियाएं करवाई जा सकती हैं जिससे पर्यावरण में सुधार हो सकेगा। शिक्षक स्वयं अपनी उपस्थिति में उन्हें प्रेरित कर भौतिक वातावरण की वर्तमान स्थिति को सुधारने में मदद कर सकता है, क्योंकि शिक्षक विद्यालय में विभिन्न विषयों का ज्ञान विद्यार्थियों को देता है, इसलिए उस विषय के साथ वह विभिन्न तरह के पर्यावरण की जानकारी सहज ढंग से कर सकता है। ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जैसे बच्चों में पर्यावरण के प्रति एक लगाव विकसित करने के लिए हम कर सकते हैं पार्कों जलाशयों की सफाई करवाना तथा स्वच्छता के प्रति जनसाधारण को जागरूक कर बनाने हेतु स्थान स्थान पर छात्रों द्वारा सुंदर एवं स्पष्ट अक्षरों में लिखी हुई संदेश पट्टिकाओं को लगवाना, वृक्षारोपण कराना, हरी भरी वाटिकाओं का संरक्षण करना तथा कराना, छात्रों को पर्यावरण को स्वच्छ रखने के प्रति जागरूक बनाने की शिक्षा देना, साथ ही क्रियात्मक रूप से गंदी बस्तियों एवं गाँव में उन्हें ले जाकर ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करवाना जिससे जन सामान्य पर्यावरण सुधार के प्रति सजग हो सके और इसे सुधारने के लिए सभी वर्ग के लोगों को सहयोग ले सके। सभी को इस सेशन में पूरी तरह सहयोग करने के लिए धन्यवाद। अब अपेक्षा यही है कि सेशन से आप लोग जरूरी बेनिफिटेड हुए होंगे, लाभान्वित हुए होंगे
और उम्मीद है कि अपनी कक्षाओं में ईवीएस पढ़ाते समय आप आज के सेशन से कुछ लाभ उठा पाए होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद रिसोर्स पर्सन महोदया श्रीमती सीमा श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत आभार पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। इतना महत्वपूर्ण विषय एनवायरमेंटल स्टडीज इन प्रैक्टिस, निश्चित रूप से शुद्ध अंतःकरण से जो है हम सभी इस विषय को अब आगे संपादित कर सके, इसके लिए जो है आपका इतना अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, इसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार।